ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द गुड्स एंड इनकम इलास्टिसिटी आर करेक्टली मैच्ड। थ्री टाइप। हाँ, नेचर ऑफ गुड्स, नेसेसिटी, बिटवीन 0 and 1, लग्जरी, मोर देन 1, इंफीरियर, मोर देन 0। नहीं, ये गलत है। इंफीरियर गुड्स का लेस देन 0 होता है। ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। 3 3 3। ठीक है। देखो, जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, या जैसे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, माइक्रो बहुत कोई नहीं पढ़ता है अच्छे से, या बहुत कोई नहीं भी पढ़ाता है, तो वैसे वाले में ना क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी इजी दिए होते हैं। जस्ट बाय नोइंग दैट इंफीरियर का लेस देन 0 होता है, यू गेट टू द आंसर। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत कोई नहीं पढ़ता है। ये जो इंफीरियर गुड्स होता है ना, इसका इनकम अगर बढ़ता है किसी भी इंसान का, तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड्स घटता है। ठीक है। डिमांड डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम कोई सस्ता सा टी शर्ट पहन रहे हो अभी, मतलब नो ऑफेंस, सॉरी, अगर कोई नॉर्मल सा चीप सा टी शर्ट पहन रहे हैं हम लोग, तो अगर हम लोग का कल इनकम बढ़ जाता है तो हम लोग वो कभी नहीं पहनने जाएंगे, फिर हम लोग वी विल मूव टू दी ब्रांडेड टी शर्ट्स एंड ऑल। ठीक है। तो ये जो इंफीरियर गुड्स था, इंफीरियर गुड जो रोड साइड वाला टी शर्ट था, इस ये तो फिर नहीं खरीदेंगे ना, इसका डिमांड कम हो जाता है। ठीक है। बस इतना था, इतना सा था। और वैसे एक और दो से तीन कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है। एक होता है लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स में का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है। हाँ, ये ये प्राइस चेंज होता है, ये क्वांटिटी डिमांडेड होता है। ठीक है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ, प्राइस फ्लक्चुएट इतना ही किया है, लेकिन इसका क्वांटिटी डिमांडेड में देखो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया है। ठीक है। क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जैसे एग्जांपल है लग्जरी गुड्स का, क्या, लग्जरी कार, कार। ठीक है। आईफोन, बिग बिलियन डेज में आईफोन डिस्काउंट पे मिलता है, थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है, बहुत ज़्यादा इसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है। लग्जरी गुड का। तो इसका इसका इनकम इलास्टिसिटी क्या हो गया, हाउ इट रिस्पॉन्डिंग। इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है कि रिस्पॉन्स, किसी चीज पर प्रेशर कर रहे हो, किसी चीज को मोड़ रहे हो, तो वो कितना रिस्पॉन्सिव है उस चीज को लेकर के, वही होता है इनकम इलास्टिसिटी। कि अगर तुम्हारे इनकम में चेंजेस आ रहा है, तो उस बेसिस पे वो चीज कितना चेंज हो रहा है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, वो होता है इलास्टिसिटी। रिस्पॉन्सिवनेस व्हेन फोर्स इज पुट ऑन दैट। ठीक है। ये ग्राफ तुमको लग्जरी गुड का हो गया। फिर एक नेसेसिटी गुड होता है या नेसेसरी गुड्स होता है। इसमें क्या होता है कि ह्यूज चेंज इन प्राइस हो जाए, लेकिन स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है। जैसे इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, सॉरी ये कर्व नहीं होगा, इसका डिमांड कुछ इस तरीके का होता है। देखो, प्राइस चेंज ये प्राइस का होता है, प्राइस चेंज कितना, प्राइस वैरी इतना कर रहा है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कितना सा, इतना सा ही चेंज आ रहा है। इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर। भाई, वाटर आज 20 रुपए का मिल रहा है, कल को मतलब दाम घट के 10 रुपए भी हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम 4 लीटर पानी पीते तो तुम 40 लीटर पानी पीने लगोगे। मेडिसिन, जो ड्रग्स होता है, मतलब ड्रग्स मतलब लाइफ सेविंग मेडिसिन, उसका भी सेम चीज है, प्राइस कम हो जाएगा, इट डजेंट मीन ना कि तुम पूरा मतलब अब मेडिसिन ज्यादा ही खाने लगोगे। ठीक है। तो उसका इलास्टिसिटी उतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो देखो, अब यहाँ क्वेश्चन देखो, नेसेसिटी, सॉरी, नेसेसिटी गुड्स का बिटवीन 0 and 1 होता है। हाँ ठीक है, मतलब ये वाला नेसेसिटी। लग्जरी का मोर देन 1 होता है, क्योंकि बिग बिलियन डेज में थोड़ा भी प्राइस डिफरेंस आएगा, सब आईफोन लेने भाग जाते हैं। ठीक है। इंफीरियर गुड्स का लेस देन 0 होता है, क्यों, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तो उल्टा और वो घट जाता है, वो कम हो जाता है। ठीक है। लेट मी क्लीन इट। एक दो एक्सेप्शन होते हैं दो गुड्स के। एक होता है वेबलेन गुड। वेबलेन गुड। अभी लग्जरी का क्या पढ़े थे, लग्जरी का पढ़े थे कि प्राइस चेंज थोड़ा भी होगा तो क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। लेकिन वेबलेन क्या होता है, वो एक्सेप्शन होता है लग्जरी गुड का ही। जैसे एग्जांपल देख लो कि लुई विटॉन का बैग, ठीक है, या कोई बहुत महंगा चीज। अब
इसका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है बट फिर भी लोग इसको खरीदने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब ये एज अ स्टेटस सिंबल है, ठीक है। अगर 5 लोग हैं, 5 लोगों में से कोई एक ग्रुप में कोई एक बहुत अच्छा महंगा गाड़ी खरीद लिया, तो बाद बाकी 4 को भी लगेगा कि यार मेरे पास भी होना चाहिए ये कार। तो डिस्पाइट कि उसका प्राइस घट नहीं रहा है बट फिर भी उसका डिमांड इंक्रीज हो जाता है। सम सॉर्ट ऑफ ऐसा वेबलेन गुड का ये ग्राफ होता है। ये दिया गया था थॉर्स्टन वेबलेन के थ्रू, मतलब साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। एक होता है गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स क्या होता है? गिफेन, GIFFEN, गिफेन गुड्स, ठीक है। ये एक्सेप्शन होता है इंफीरियर गुड्स का, मतलब अपोजिट टू इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड में क्या था कि अगर मतलब उसका प्राइस या इनकम बढ़ रहा है तुम्हारा, तो उसका क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, इसमें क्वांटिटी इंक्रीजेज एज सॉरी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज, ठीक है। ये चीप बट कंज्यूम्ड मोर इन क्वांटिटी चीप गुड होता है लेकिन मोर इन क्वांटिटी कंज्यूम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statements about the relationship between price elasticity of demand and type of firm is or are correctly matched? ठीक, correct. Perfectly elastic demand is associated with a competitive firm, ठीक है। Perfectly highly elastic demand is associated with a monopolistic competitive firm। ये perfectly inelastic नहीं होगा, ये perfectly highly elastic होगा, ठीक है। इसका आंसर 1 होगा। ये थोड़ा बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स का है कि इलास्टिसिटी क्या होता है। परफेक्टली इलास्टिक, फिर होता है इलास्टिक, फिर होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। बस इसमें ज़्यादा कुछ इन डिटेल्स है नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, द comparative advantage theory is a trade theory that describes the basis of two nations engaging in trade. Which one of the Which one among the following statement regarding the theory is not correct? Make sure कि जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ये नॉट पूछा है या करेक्ट पूछा है, ये देख लेना। डेविड रिकार्डो was the author of The Cat। पता नहीं भाई। The Cat is explained in the book titled On the Principle of Political Economy and Taxation that was first published in 1817। पता नहीं। देखो ऐसे ही होता है, अगर रियल टाइम एग्जामिनेशन में तुमको नहीं आ रहा तो तुमको एटलीस्ट सारा पढ़ो, कुछ ना कुछ मिलेगा तुमको। स्टेटमेंट थर्ड, according to the cat, the nation which does not have absolute advantage in any goods cannot benefit from trade। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है। टू नेशन that engages in trade can gain from specializing in the commodity। Sorry guys, sorry। Two nations that engage in trading specializing in the commodity in which they have a comparative advantage। देखो ये क्वेश्चन देखो, नॉट करेक्ट पूछा था ऐसे, हालांकि आंसर तक ऐसे ही डिराइव किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कैट, द नेशन विच डज नॉट हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन एनी गुड्स कैन नॉट बेनिफिट ऑन फ्रॉम ट्रेड। एग्जाम्पल ले लो ना यार, पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास किस बात का मतलब एब्सोल्यूट एडवांटेज, बट फिर भी वो ट्रेड तो कर ही रहा है ना अदर कंट्रीज से, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट, हाँ ऑथर है और बुक दिया हुआ है। ये हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ बता भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका आंसर वैसे बी होगा, ठीक है। तुम लोग देख लेना, मतलब ए का 2 है जॉन एम केन्स द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। बी का 4, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस अमर्त्य सेन, ये फेमस है। कलेक्टिव चॉइस ऑफ सोशल एंड वेलफेयर, ठीक है। आंसर बी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाँ ठीक है। Collaboration for the Intelligent Age was the theme of a meeting convened in 2025 under the aegis of। ये under the aegis of ये ना मतलब एक some sort of keyword है यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में, और भी यूपीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना, उसमें देखेंगे आप तो मतलब आपको मिलेगा कि अंडर द एजीज ऑफ ये वो, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, G7, G20, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कोलैबोरेशन फॉर इंटेलिजेंट एज जो है ना, ये कहाँ हुआ था? एट डावोस में हुआ था। ठीक है, जनवरी 2025 में हुआ था। 2025 का करंट अफेयर से ये। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। ठीक। G7 क्या है? ये डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, डेवलप्ड कंट्रीज का। इसमें कौन कौन है नोट डाउन करते जाइए। यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस, और कौन सा, हाँ, इटली, यूके, जर्मनी। ठीक है, हाँ, ये इतने ही है। अब जी ट्वेंटी तो आपको पता होना चाहिए। जी ट्वेंटी बहुत फेमस है। इस और नहीं पढ़ा है अच्छे से तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कितने मेंबर है? 21 मेंबर्स है। 21 में से जो है 19+2, 19 कंट्रीज है। और ये दो जो है ये यूनियंस है। कौन कौन से यूनियन है? ईयू, यूरोपियन यूनियन एंड अफ्रीकन यूनियन, एयू। ठीक है, ये कब बनाया गया था G20? 1999 में, आफ्टर पोस्ट एशियन क्राइसिस। हाँ, पोस्ट एशियन क्राइसिस के बाद बनाया गया था 1999 में। ठीक है, ये पता होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। क्या हो गया भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। Consider the following statement about the Nandini Sahakar scheme. Nandini Sahakar scheme. ठीक है, this scheme is aimed at assisting women cooperative to take up business model based activities under the purview of the NCDC. ठीक है, there is no minimum or maximum limit on the financial assistance. देखिए, एम्ड है तो ये करेक्ट होगा। यहाँ पे बहुत किसी को डाउट हो सकता है कि देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट ऑन फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, मतलब एक तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक्सट्रीम है, बट ऑन द अदर हैंड ये गवर्नमेंट के पॉजिटिव साइड को भी दिखा रहा है, पॉजिटिव साइड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कॉल लेना पड़ता है कि यार हम एक्सट्रीम के साथ जाएं, इस क्वेश्चन को एक्सट्रीम के साथ जा करके इसको गलत कर दें। या ठीक है यार, मतलब ऐसा भी तो सोच सकते हैं यार कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो गवर्नमेंट उस इन मतलब प्रोग्राम में, स्कीम में बहुत अच्छा ही करेगा, तो इसीलिए मतलब गवर्नमेंट के साइड जा सकते थे। ठीक है, वैसे ये ऑप्शन 2 सही है। आंसर बोथ 1 और 2 होगा। ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ देखने लायक है नहीं। ये एनसीडीसी जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, वैसे स्कीम का जितना भी है ना, स्कीम का एक सेपरेट सेपरेट एक ही साथ सारा स्कीम करवा देंगे, स्कीम्स का एक सेपरेट वीडियो। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन among the following items of expenditure received the highest allocation in union budget 2025-26? ये इंटरेस्ट पेमेंट इसका आंसर है। ठीक है, और आई गेस ये सेम टू सेम, सेम नहीं बट एग्जैक्टली यही आंसर, यही क्वेश्चन ना CDS 1 में 2026 में फिर से पूछा गया है। अगर लेट मी सी, अगर यहाँ है तो आई गेस क्वेश्चन नंबर कितना था वो, 30 के आसपास होगा आई गेस। ये रहा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 36, ये CDS का है, CDS 1 2026 का, इसीलिए PY की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, which of the following items comprising the major portion of revenue expenditure in budget 2025 to Union Government of India? ठीक है, यहाँ पे इस वाले में, इस वाले में पूछा है एक्सपेंडिचर पूछ दिया, कहाँ गया? चलो कोई नहीं, यहाँ पे भी आंसर इंटरेस्ट पेमेंट ही है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर पूछ दिया था, यहाँ पे तुमको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड कर दिया, हालांकि वही सेम ही चीज़ है, तो इंटरेस्ट पेमेंट ही हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statements regarding India's service export is or are not correct? ठीक है, not correct. India's share is in global service export has more than doubled, reaching around 4.3% in 2023 from 1.9% in 2025. ठीक है, travel and transport services represent areas where India holds a relatively larger share in global export at 10.2% and 8.5% respectively in 2023.
देखो, एक तो ये ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सबको पता है कि इंडिया सर्विस सेक्टर में आगे तो है। बैंगलोर, हैदराबाद, ये सब जो है, ये सब सर्विस बेस्ड कंपनीज ही हैं, ठीक है। सर्विस ही प्रोवाइड करती है वहाँ से, कंपनीज नहीं है, सॉरी, वहाँ से सर्विस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो ये सही है। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट में हम लोग अभी उतने भी ट्रैवल एंड टूरिज्म में इतने आगे नहीं हुए कि मतलब इतना ज़्यादा शेयर उसका बढ़ जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। ओनली टू। Question number 19. Which one among the following is not identified as one of the engines of development in the Union Budget 2025-26? ठीक है, तो इसका आंसर है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल को इंजन ऑफ डेवलपमेंट नहीं बोला गया है, इसकी जगह पे एक एमएसएमई को कहा गया है कि दैट इज इंजन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बाद बाकी तो सब है ही, यहाँ एक एमएसएमई छूट रखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 20। ठीक है, which one among the following schemes focuses on developing modern infrastructure and optimizing supply chain from farm to retail in Indian agriculture sector? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना। आंसर इसका ए होगा। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। स्कीम्स का एक सेपरेट वीडियो ही हम ला देंगे, कमेंट में बताइएगा अगर आप लोग को लगेगा कि हाँ मेरे को स्कीम का एक वीडियो लाना चाहिए तो। बाद बाकी हाँ, ये परंपरागत, इस ये नाम से ही पता चल रहा है, परंपरा मतलब ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए था ये परंपरागत। ठीक है, और ये जो है ना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये फिर से CDS 1 में 2026 में पूछा गया था। ठीक है, वो स्कीम के वीडियो में एक ही बार में हम कवर करवा देंगे सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 21। Which one among the following financial institutions report the monthly purchasing managers index PMI for services in India? ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो है ना, ये हेल्थ बेस्ड सर्वे करता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का। ठीक है, हेल्थ बेस्ड सर्वे किसका? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का। ठीक है, तो इसका आंसर है HSBC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल was set up in 2010. The National Logistic Policy was launched in 2022. The Rural Infrastructure Development Fund was instituted in NABARD during 1995-1996. The G20 was formed in 2001 as a forum of finance ministers and central bank governors. देखो, नॉट करेक्ट पूछा है ना, हर किसी का ईयर याद रखना ऐसे ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इतने सारे इंस्टीट्यूशंस है, काउंसिल्स है। बट अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही एक G20 का क्वेश्चन आया था ना। हाँ, ये देखो, ये G20। ठीक है, तो मतलब G20 थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और हम लोग ऊपर ही एनालिसिस में देखे G20 कब सेटअप हुआ था, 1999 में। तो बस ये गलत हो गया, आंसर डी है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल बॉडीज है। ठीक है, ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल बॉडीज है। इसमें जैसे कौन कौन है? RBI है, PFRD, वो जो पेंशन वाला स्कीम वाला वो चलाता है, PFRD है, वो है। ये काउंसिल है, तो इसका हेड कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी क्या है? मतलब कनेक्टिविटी के लिए है कि रोड, रेलवे, सी सबको एक साथ कनेक्ट किया जाए ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। क्योंकि अभी भी देखा जाए ना तो ग्लोबल एक डेटा है कि ग्लोबल लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होता है वो 8% के अराउंड होता है, लेकिन बट इंडियन लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ये 14% के अराउंड है, तो ये बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लोबल। ठीक है, इसके बारे में तो G20 के बारे में तो बता ही दिए थे कि फाउंडेड एज रिस्पॉन्स टू एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23।
The Union Budget for which of the following years announced the issue of sovereign green bonds to reduce the carbon intensity economy of the economy? ठीक है, देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस यहाँ देख लो 2022 2023 है। ठीक है, कार्बन इंटेंसिटी क्या होता है? कार्बन एमिटेड टू इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ जीडीपी। ठीक है, उसको कार्बन इंटेंसिटी बोलते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, वैसे ये ग्रीन बॉन्ड्स का एक क्वेश्चन ना 20 सीडीएस में आया हुआ है, सीडीएस 1 2026 में अभी दिखाते हैं। ठीक है, ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए होता है, बट जो कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट्स का जो वो पास कैसे होता है? प्रोजेक्ट इज पास्ड बाय ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी। ठीक है, ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी GFWC के थ्रू वो पास होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड ना एक टर्म है ग्रीनियम, बस इतना जान लो कि एक कोई टर्म है ग्रीनियम, ये इससे रिलेटेड है। सॉरी, मतलब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड है, बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। Which one among the following is the estimated fiscal deficit as percentage of GDP of India in the budget estimates 2025-2026? ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का कितना है? 4.3 है, सॉरी 4.4 है, सॉरी 4.4 है। और ऐसे तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ठीक है, ये होता है तुम्हारा फिजिकल डेफिसिट। ये इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो रिपीटेड मतलब बार बार ही पूछा जाता है हर एग्जाम में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का ये सब जो बजट का कॉन्सेप्ट हो गया, RBI हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, वैसे बोलोगे तो इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे हम, बताना मेरे को अगर चाहिए होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। द कोड ऑन वेजेस वाज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2019 में आया था। ठीक है, अब कोड ऑन वेजेस है क्या? कुछ नहीं है, पहले 4 लॉज थे। ठीक है, 4 लॉज हुआ करते थे पहले, तो जो कि था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, दूसरा था मिनिमम वेजेस एक्ट। ये सब नोट डाउन कर लेना तुम लोग। ठीक है, वैसे मेरे टेलीग्राम में जो PDF मिलेगा उसमें बहुत नीट एंड क्लीनली ये सब सारा कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, बट फिर भी स्क्रिबल करते रहना खुद से। तीसरा है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, एंड फोर्थ वन वाज आई गेस, हाँ, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ठीक है, इन चारों को एक साथ क्लब कर दिया गया है। ठीक है, एक जगह, तो उसी को बोलते हैं कोड ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर है कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज मिलना चाहिए। ठीक है, नेशनल फ्लोर वेज नेशनल फ्लोर वेज है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें स्टेट, कोई भी स्टेट जो है ना, एक सर्टेन लेवल से नीचे मतलब मिनिमम वेज नहीं रख सकती। मतलब इट इज जस्ट लाइक कि फ्लोर, एक कॉन्सेप्ट होता है ना सीलिंग एंड फ्लोर वाला। ठीक है, तो ये एक फ्लोर सेट कर देता है कि इससे नीचे तो मिनिमम वेज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और क्या देता है? टाइमली पेमेंट मैंडेट करता है ये कोड। ठीक है, और ये जेंडर इक्विटी करता है। कभी भी क्वेश्चन है जेंडर इक्विटी या जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, तो ये वाला मतलब एज अ रेफरेंस के तौर पे लिख सकते हैं जेंडर इक्विटी। ठीक है, कि मेल और फीमेल को सेम वर्क के लिए सेम पैसा मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27। ये ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बोल लो, या तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी बहुत कोई बोल देता है। ठीक है, पॉलिटी का चैप्टर 1 जो है M लक्ष्मीकांत का, ठीक है, उससे ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, आंसर C है। ठीक है, हाँ, कहाँ थे? हाँ, 28. From amongst the following, identify the correct option that captures the changes made in Article 74 subclause 1
of the Constitution of India through the 42nd Amendment Act 1976. ठीक है, देखते हैं ऑप्शन ए. Executive power of the Union shall be vested with the President of India. The Prime Minister has the duty to brief the President about the decision of the Council of Ministers. The President shall exercise his or her function on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. Option D. The President shall have the right to summon or prorogue the houses of the Parliament. देखो आंसर इसका सी होगा. ठीक है, ये ही है आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1. ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट के बाद से में ना, मतलब सॉरी 44th अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट से इसमें चेंजेस लाया गया था. पहले ये कुछ और था. ठीक है, एक बार आर्टिकल देख लेते जल्दी से. ये है आर्टिकल 53, ये है आर्टिकल 78, यही कहता है. ये 74 सब क्लॉज 1 और ये है आर्टिकल 85. ठीक है, पहले क्या था ना कि ये तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐसा बना है ना. पहले क्या था ना, देयर वुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या कर दिया, मेड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. ठीक है, मतलब सीओएम का जो एडवाइस होगा वो बाइंडिंग होगा. ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है. पहले पहले था कि बस देयर वुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया. ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें बस प्रेसिडेंट को एक और पावर दे दिया गया कि दैट प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन के लिए किया जाता है. लेकिन इफ हाउएवर इफ अगेन सेंट बाय द सीओएम, अगर सीओएम वापस से भेजता है तो विथ और विदाउट चेंजेस, तो प्रेसिडेंट को उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है, अब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया है तो यहीं पे देख लेते हैं 44th अमेंडमेंट एक्ट में और क्या क्या चेंजेस लाए गए थे. ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो पहला है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो टर्म था उसको रिप्लेस करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया. ठीक है, पहला. दूसरा दूसरा था प्रेसिडेंट कैन नॉट डिक्लेयर इमरजेंसी जस्ट बिकॉज पीएम सेज रिटन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीडेड. ठीक है, थर्ड था पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव इमरजेंसी इन 1 मंथ. याद रखना इसको, 1 मंथ है. पहले इस एक्ट से 44th अमेंडमेंट एक्ट से पहले वो 2 मंथ हुआ करता था. ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको 1 मंथ कर दिया गया. ठीक है, और क्या चेंजेस आया था, हाँ इस ये इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजोरिटी ले आया था. स्पेशल मेजोरिटी नीडेड और उसका वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ था. ठीक है, और एक और चेंजेस क्या लाया था, हाँ आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं हो सकते ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, कितना चेंजेस आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. Consider the following statement about the powers and the duties of the Controller and Auditor General of India. Head. He audits and reports on all expenditure from the Consolidated Fund of India. ठीक है. He controls the issue and receipt of the money from the Consolidated Fund of India. Controls. ठीक है. He audits and report on the expenditure of all bodies substantially financed from the union or the state revenue. ये 1 और 3 सही है. ठीक है, 1 and 3. ये कभी कंट्रोल नहीं करता है सीएफआई. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर ना सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है. ठीक है, ये कैग कंट्रोल कभी नहीं कर सकता है. कैग से थोड़ी पूछ करके पैसा देगा कि इसको पैसा दे या नहीं दे. ये पावर सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मतलब यूके के कैग के पास होता है. सॉरी गाइस, मेरी तबीयत थोड़ा खराब है इसीलिए. ठीक है, कैग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. आर्टिकल क्या है, किस आर्टिकल के अंडर कैग के बारे में दिया हुआ, आर्टिकल 148. ठीक है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको. ठीक है, ये जो है ना हेड ऑफ कौन से डिपार्टमेंट के होते हैं, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं. ठीक है, इनका रिमूवल कैसे होगा, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज रिमूवल हो सकता है. इनको कभी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा गवर्नमेंट के किसी जॉब में. ठीक है,
सबमिट इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को सबमिट करते हैं अपना रिपोर्ट, ठीक है। और ये कौन सा, ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स, ये जो है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द, ये आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 है, ठीक है। 266 वन सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, मनी कैन बी टेकन आउट बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन बिल एंड ऑल होता है उसके, वो उसके बारे में दिया हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लिस्ट वन नेम ऑफ द कमिटी और की रिकमेंडेशन दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना, ठीक है। पहले जो हम बता रहे हैं पहले उस चीज को नोट डाउन कर लो। देखो इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन कब क्या आया था, कौन सा टीयर बोला था, क्या बोला था, ठीक है। कुछ मत करना। एक सबसे छोटा क्या होता है, गांव होता है, तो पहले विलेज डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। मतलब अगर छोटे से स्टार्ट करें तो लास्टली एट एंड ऑफ द डे क्या होगा, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना जाएगा, ठीक है। यही हाईएस्ट चीज है ना, ठीक है। 3 2 3 याद रखना। ये 3 टीयर था, कलर चेंज कर लेते हैं, ये 3 टीयर था, ये 2 टीयर था, ठीक है। इसमें वैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई टीयर नहीं था, ठीक है। ये 3 टीयर था, सॉरी। देखो अब इसमें विलेज जितने भी लोग गांव से रहते हैं मतलब उनको इतना तो पता होगा, ये ग्राम पंचायत होता है कुछ, ठीक है, विलेज लेवल में, ठीक है। पंचायत समिति, ये मतलब फीचर्स है, नोट डाउन कर लो। पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे। और जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसमें क्या था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या था, ये 2 टीयर था, 2 टीयर में सिर्फ और सिर्फ जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है। और मंडल पंचायत, मंडल पंचायत एट विलेज लेवल, ठीक है। अभी नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 3 टीयर था फिर से, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का देख लो। डिस्ट्रिक्ट मेड द प्लानिंग यूनिट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को ही हर चीज दे दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट की हर चीज देखेगा, प्लानिंग यूनिट बना दिया गया डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। इसलिए इसमें कोई टीयर नहीं है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या था, 3 टीयर था। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन होता है, मतलब अब देखो ये वाला जो रिकमेंडेशन था ना, ये बलवंत राय मेहता कमेटी का था। बलवंत राय मेहता 1957 में आया था, ठीक है। ये अशोक अशोक मेहता कमेटी का था, ठीक है। ये जीवी के राव कमेटी, सॉरी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो था ये जीवी के राव का था। जीवी के राव कमेटी, ईयर ईयर याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वाला याद रखना कि लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल जो हो गया वो किस कमेटी का था, ये एल एन सिंघवी कमेटी का था। अभी कांग्रेस के कोई लीडर भी है ना, सिंघवी, हाँ वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, तो ऐसे याद रखना कि मतलब हाँ सिंघवी सर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, तो अच्छा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लास्ट इनके अंडर दिया गया था, ठीक है। बस इतना याद रख लेना। वैसे आंसर इसका, अब तो आंसर तुम लोग खुद देख लेना। वैसे आंसर ए है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31, based on the year of their establishment arrange the following regional organization in correct chronological order: SCO, SAARC, Asian Pacific Economic, APEC, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जानने के लिए मतलब सेट रखने ऐसे आंसर बता दे रहे, पहले आंसर बी है, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। ये 2001 का है, ये 1985 का है, ये 1989 का है, और ये 1967 का है, ठीक है। एससीओ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, बीजिंग में है। इसमें एक रैट्स मैकेनिज्म होता है, RATS, ये शायद एक बार यूपीएससी पूछ चुका है पहले, रैट्स मैकेनिज्म। ये क्या होता है, ये एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म है, एंटी टेररिस्ट,
ठीक है, एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म है, ठीक है। इसके अभी किसमें कौन से कंट्रीज है वो नाम याद करवा दे रहे हैं हम, बस एक मिनट। इसमें 21 कंट्रीज है, ये बहुत ज्यादा 21 कंट्रीज है, तो नो नीड टू लर्न ऑल द नेम्स, ठीक है। एससीओ कंट्रीज के नाम याद रखने के लिए ना एक कोड वर्ड याद रखना एससीओ कंट्रीज के लिए, ठीक है। एससीओ का ट्रक, पिक, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इंडिया का। देखो क्या क्या है, टी से तजाकिस्तान, रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से कजाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, के से किर्गिस्तान, आई से ईरान एंड बी से बेलारूस। बेलारूस जो ये 2024 में ज्वाइन किया है और ये 2023 में ज्वाइन किया है, ठीक है। पाकिस्तान को इंडिया 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 आई गेस, हाँ इंडिया 2017 में ज्वाइन किया था, उसके बाद देखते देखते पाकिस्तान भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अब फिर सार्क कंट्रीज का देख लो। सार्क कंट्रीज का है MBBS पेन, PAIN, ठीक है। एम से मालदीव्स, बी से बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। ये साउथ एशियन कोऑपरेशन है, तो हमारे ही आसपास के लोग होंगे जिसमें। मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। फिर बी से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ठीक है। और आसियान कंट्रीज, आसियान का भी ऐसा ही शॉर्ट फॉर्म है MBBS क्लिप, CLIP, क्लिप टीवी, क्लिप टीवी, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, एम से मलेशिया, बर्मा, मतलब बी बर्मा इसलिए बोल रहे ताकि याद रह जाए, म्यांमार अब उसका नाम है, ठीक है। ब्रूनी, सिंगापुर, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, ठीक है। एक और भी है कोई तिमोर लेट से करके कुछ है, एक कंट्री है वो अभी न्यूली इसमें ज्वाइन किया है, तिमोर करके, सर्च कर लेना एक बार अपने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। The United Nations Carbon Offset Platform is an e-commerce platform to compensate greenhouse gas emission by purchasing carbon credits. Who among the following can buy these carbon credits? कार्बन क्रेडिट खरीदने का बात कर रहा है, कितना अच्छा चीज है। तो भाई और कंपनी भी खरीद सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी खरीद सकता है, सिटीजन क्यों नहीं खरीद सकता है। अगर कुछ इन्वायरमेंट को देना ही है, कुछ अच्छा करना है इन्वायरमेंट के लिए, तो किसी को क्यों रोकना कि भाई तुम मत करो ये या तुम नहीं कर सकते हो, है ना। तो आंसर होगा 1 2 3। ये जो है ना यूनाइटेड नेशन कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम, ठीक है, ये UNFCCC का ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेटर होता है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट दिया जाता है इसमें, मतलब वो प्रोग्राम में भी तो वही बोल रहा है कार्बन क्रेडिट होता है, ठीक है। ये अंडर आर्टिकल 6 आई गेस, हाँ अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है। बाद बाकी इसमें ज्यादा कुछ वैसा है नहीं। Who among the following was the founder of सिक्किम प्रजा मंडल? देखो एग्जामिनेशन में मेरे को ना इसका आंसर लेजिट बता रहे हैं, नहीं पता था, ठीक है। अब ये तो नहीं हो, डी आंसर नहीं होगा नार बहादुर भंडारी, क्योंकि ये इंडियन, मतलब इंडियन तो नेम है, ये हिंदी बेल्ट के नाम है, नॉर्दर्न साइड में मिलेगा, ठीक है। फिर मेरे को लगा लाल डेंगा, अनगामी जापू फिजो, काजी लिफ्टोंग दोरजी, खंगसारपा। अब मेरे को लगा, मतलब दो ये बहुत इलॉजिकल सा लगेगा बहुत किसी को, बट हम ऐसे ही किए थे एग्जामिनेशन हॉल में। मेरे को लगा कि अगर यूपीएससी एग्जामिनर को गलत ही सेट करना होता, अगर इसको गलत करना होता, तो यार ये कुछ भी नाम लिख देता, इतना लंबा नाम लिखने का क्या जरूरी था जब इसको गलत ही करना है। तो हम तुक्का मारे थे ये इसी पे, ठीक है। क्योंकि इतना मेहनत करके उतना बड़ा नाम थोड़ी टाइप करेगा जस्ट बिकॉज कि उसको गलत करना है। गलत करना ही था तो कोई भी छोटा नाम लिख देता, तो यही आंसर था वैसे भी, ठीक है। इसके इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये काजी ल्यूत्युंग जो है, ये
फर्स्ट सीएम ऑफ सिक्किम थे, ठीक है। और ये जो है, ये अनगामी जाफू फिजोजी जो है, ये अनगामी नागा ट्राइब से बिलोंग करते थे। नागा ट्राइब अब कहाँ मिलेगा? नागालैंड में मिलेगा, ठीक है। ये जो है ये मिजोरम के थे, और ये मिजो नेशनल फ्रंट बनाए थे यहीं पे, मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है। ये लाल बहादुर नर बहादुर भंडारी, ये भी सीएम ऑफ सिक्किम थे, सीएम ऑफ सिक्किम थे, ठीक है। हाँ, एक ही इनके बारे में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने कैंपेन चलाया था नेपाली को 8th शेड्यूल लैंग्वेज में ऐड करने के लिए, नेपाली को 8th शेड्यूल लैंग्वेज में ऐड करवाने के लिए ये कैंपेन किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, भाई ये तो सही है। हाई कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स इन इंडिया आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, हाँ ये तो सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सारे कोर्ट्स नहीं होते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 129 and High Court is a court of record under Article 215, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि अदर को, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ही होता है कि अदर कोर्ट्स जो है उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस। मतलब मूवीज वगैरह में देखे होंगे ना कि बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ऐसा कहा, तो वो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई जज कुछ बोल दिया तो उसके बेसिस पे हर कोर्ट वो डिसीजन थोड़ी ना लेगा, जरूरी थोड़ी ना है ना।